गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आवर्त सारणी। सामान्य जानकारी इसके अध्ययन के बारे में करेंगे और साथ के साथ विद्युत ऋणात्मकता के संबंध में कुछ बिंदु। आवर्त सारणी जो है इसका शुरुआत ऐसे समझिएगा, आप पहले आवर्त सारणी को समझते हैं हम लोग। तो आवर्त सारणी क्या है कि तमाम प्रकार के जो भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उन तत्वों को किसी गुण के आधार पर उनके ग्रुप वर्ग बना लेना है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? तो फ़ायदा ये होता है इसका अध्ययन जो है वो आसान हो जाएगा। यानी जो हमारे पास तत्वों की संख्या बहुत अधिक भी होगी तो उन्हें विशेष ग्रुपों के आधार में बांट देने से वो एक ग्रुप के आधार पर हम पूरे तत्वों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ये आवर्त सारणी बनाई गई है। अच्छा, ये आवर्त सारणियाँ क्या हैं कि विभिन्न प्रकार के मतलब जैसे जैसे बदलाव आते रहे, जैसे जैसे हमारे पास तत्वों की खोज होती गई, तो उसी हिसाब से आवर्त सारणियों की संख्या अलग अलग प्रकार से चेंजेस आते गए उसमें, और तमाम जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की इसके ऊपर वो उसमें जोड़ते गए। सबसे पहली बार जो एक नियम मिलता है तो डॉबर-नियर का त्रिक नियम, ये पहला प्रयास था आवर्त सारणी में। इससे पहले भी लोगों ने किए लेकिन उनका कोई जैसे एक लिखित प्रमाण होता है उस तरीके से नहीं मिला। तो सन 1829 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबर-नियर ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूहों को प्रस्तुत किया जिनके गुण परस्पर समान थे। इस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्व बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के लगभग मध्य होता है। बीच का है ना, एवरेज निकालते हैं उस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, ये लिखा है परमाणु भार। तो देखो, पहली आवर्त सारणियाँ जो आई थी उनमें बेसिकली वो लोग एटॉमिक वेट के ऊपर फोकस करते थे, है ना। लेकिन जो नया आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है, एटॉमिक वेट मास, सॉरी ये मास है ना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वेट के ऊपर अब बात आती है परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इन्होंने जो त्रिक का नियम दिया है उसमें क्या है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का लिया है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आप इसे समझें, ये वाला एग्जाम्पल, तो इसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 7, वेट दे रखा है ना, मास के अकॉर्डिंग परमाणु भार कह रहा है वो। तो इसका एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अगर आप फर्स्ट और थर्ड, एवरेज क्या होता है, मीन होता है बीच वाला, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आप ऐड करते हैं तो ये लगभग बीच वाले के बराबर आता है। तो ये इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग दिया था, जबकि वर्तमान जितनी भी आवर्त सारणी है वो सब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सेम इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल में इन्होंने ट्राई किया। अच्छा, एक आया फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों के इस वर्गीकरण का विकास सन 1863 से 65 के मध्य में जॉन न्यूलैंड ने किया था। उसने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित रखने पर देखा कि अनेक स्थितियों में प्रत्येक 8वें तत्व के रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के सामान्य गुण पहले तत्व के गुणों के साथ समानता दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने नाम रखा है इसका न्यूलैंड का अष्टक नियम। 8वां वाला जो नंबर आता है वो पहले वाले के साथ समानता दिखाने लगता है। ये तत्वों के अष्टक थे। तो इसमें अष्टक क्या है, जैसे 1 से लेके 7 तक रखा इस तरीके से, फिर 8 से शुरू किया यहाँ से, है ना। तो जैसे ही 8वां नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा टॉप पे। तो अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8वां फिर आ गया। तो प्रत्येक लाइन का ये 8वां तत्व जैसे ही आएगा तो वो एक दूसरे के साथ में समानता दिखाने लगेगा। ये इनका नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। यहाँ से बदलाव आए, है ना। अब यहाँ से जो बदलाव आए वहाँ से चेंजेस के साथ में नई आवर्त सारणी की रचना का आधार रखा गया, ये समझिएगा।
तो 1869 में रूसी वैज्ञानिक सर डी.आई. मेंडलीफ, डिमित्री इवानोविच ने एक आवर्त नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित एवं समान अंतरालों के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। क्या चेंजेस आएंगे वो समझिएगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये वाली लाइन को समझिएगा ना, मेन डेफिनेशन टाइप समझो इसे। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये अभी भी कह रहे हैं कि परमाणु भार है ना, तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि जो वर्तमान आवर्त सारणियाँ हैं जितनी संशोधित होने के बाद जो आई, या कह लो एकदम अत्याधुनिक है, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर का अपना अलग रोल है। चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये इनका मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिस्टम था। इसमें इन्होंने इस तरीके से ग्रुपों में डिवीज़न किया इसका, वर्गों में, और श्रेणी बताई कि 1 से लेकर 12 तक की श्रेणियों में बांटा। अच्छा, इसमें भी कुछ, चूँकि सारे तत्व एक साथ नहीं मिले थे तो कुछ कमियां रहीं, कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई, जो नहीं पता चली, वो खाली जगह छोड़ दी गई सारी। अब बात आती है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की। तो 1871 में जब नवीन खोज हुई तत्वों की, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 3 रिक्त स्थान जो थे, रिक्त स्थान सारणी 3 के रिक्त स्थान भरे गए, और 1913 में फिर संशोधन करके इसका नया रूप पेश किया गया। यदि इस सारणी का अध्ययन मेंडलीव के परमाणु भारों के क्रम पर आधारित नियम के अंतर्गत किया जाए तो इसमें दोष भी हैं। क्या दोष हैं कि सारणी 4 में तत्वों के प्रतीक के दाहिने ओर परमाणु क्रमांक तथा नीचे की ओर परमाणु भार लिखे गए। ठीक है, ये जो सारणी 4 है, ये सारणी 3 और 4 क्रम से है ना, ये 1 2 3 4 क्रम से लगी आ रही हैं। अच्छा, अब बात आती है, ये सारणी 4 है। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, देखो इसमें ये 4th है और ये आपकी 3rd है, तो क्रम से लगेंगी है ना, 1 2 3 4 सीरीज़ के हिसाब से। तो इसमें और उसमें चेंजेस क्या आया कि इन्होंने देखो श्रेणी इधर साइड से एक तरीके से ये राइट की और इधर वर्ग लिख दिए है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बदलाव किया, अब ये लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त ऐसे करके बना दिए। इधर साइड इसके ग्रुप के जो डिवीज़न किए हैं वो इन्होंने फर्स्ट ए और बी ऐसे करके कर दिए है ना, ऊपर साइड से। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आप जानते हो कि स्थान सीरीज उसमें हमेशा दिया नहीं गया है इसमें टेबल में, तो वो अलग से रखी जाती हैं दोनों। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों। अच्छा, अब आगे आते हैं टेबल पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष। तो इसमें पहला एक जो प्रमुख दोष समझ आता है कि तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु भार के अनुसार ना होना। कुछ जगह परमाणु भार जैसे 2 समान हो जाते हैं ना, समस्थानिक और संभारिक एक टॉपिक आता है, उसमें ये चीज़ डिस्कस होती है ना। समस्थानिक जिनके स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे 2 तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारिक क्या होते हैं, ऐसे 2 परमाणु क्रमांक, ऐसे 2 तत्व जिनके परमाणु भार आपस में समान हो, संभारिक कहलाते हैं। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर इन्होंने कहा है कि परमाणु भार जो है वो 2 तत्वों के समान होंगे तो फिर उनको क्रम से रख नहीं पाएंगे। समस्थानिकों का स्थान, हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार, यानी 2 जगह उसको स्थान देना, फर्स्ट और लास्ट में इधर साइड। ठीक है, 8th वाले कॉलम पे। और अक्रिय गैसों की स्थिति को सही से न बता पाना, और असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। असमान तत्व जैसे मैंने अभी बताया ना कि 2 के परमाणु भार आपस में समान हो गए मान लो। अब चूँकि टेबल बनी है परमाणु भार के आधार पे, तो फिर उन दोनों को एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी कुछ कंडीशन थी जिनके बारे में सही से डिस्कशन नहीं हुआ इसमें, तो ये इनके अंदर दोष आ गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन। फिर इसमें जैसे अब उस समय मान लो जो भी वैज्ञानिक युग में
जो भी खोजें होती हैं, तो क्या होता है कि नए साइंटिस्ट या नए वैज्ञानिक जो आते हैं अपना तो प्रयास करते ही करते हैं, साथ में पुराने जो कार्य हुए होते हैं अगर उनमें कोई दोष होते हैं तो वो उनको भी देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक है मोज़ले, इन्होंने एक्स विकिरणों के स्पेक्ट्रमों के अध्ययन के दौरान तत्वों के एक नवीन लक्षण परमाणु क्रमांक का अध्ययन किया। अब जब इन्होंने परमाणु क्रमांक का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि तत्वों का जो एक कहें यूनिक आईडी है ना, जो सबकी कॉमन नहीं हो सकती किसी की भी, मतलब दो तत्वों की आईडी कॉमन नहीं हो सकती। जैसे एक क्लास में रोल नंबर की अगर बात करें, मान लो दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं ना, फादर का नाम भी सेम हो सकता है कभी कभी, लेकिन उनका रोल नंबर इंडिविजुअल होगा सभी का, तो एक यूनिक नंबर होता है ना। इसीलिए विद्यालय वगैरह परीक्षाएं होती हैं तो एक यूनिक आईडी मतलब एक यूनिक नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको हम क्रमांक कहते हैं, रोल नंबर अनुक्रमांक। सेम वैसे ही मोज़ले ने ये अध्ययन किया कि तत्वों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है या एक ऐसा कोई उनका गुण है जो कॉमन है, मतलब इंडिविजुअली सबका अलग अलग होगा, कॉमन नहीं होगा, है ना। तो अब वो गुण अगर हमें पता चलेगा तो हमें ये परमाणु क्रमांक के आधार पर टेबल जो होगी हमारी आवर्त सारणी, उसको डिफाइन करना बहुत आसान होगा और बहुत इजी होगा उसमें चीज़ों को अरेंज करना। रीज़न कि वो एक यूनिक आईडी होगी और वो सेम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि हर नंबर के पास अपना एक अलग जो तत्व होगा, उस हर तत्व के पास अपना एक अलग नंबर होगा, तो कोई किसी दूसरे के स्थान पर ओवरलैप नहीं करेगा। बाकायदा सबके पास अपना सेल होगा, एक घर होगा, एक मतलब टेबल में एक स्थान होगा प्रॉपर, तो दिक्कतें नहीं आएंगी जो दिक्कतें परमाणु भार के साथ आ रही थी। परमाणु भार में क्या होता है, जैसे आर्गन हुआ, आर्गन का आप समझिएगा AR सिंबल क्या हुआ, वेट एक सेकंड रुकिएगा, है ना सभी लोग। इस किस पे आ गए हम, मेंडलीव की, हाँ ठीक है। तो अब आप ऐसे ऐसे समझिएगा कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक वेट 40, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक वेट 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40। अब देखो अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से आप अगर जो पुरानी आवर्त सारणियाँ थीं, अगर उन सभी आवर्त सारणियों को समझेंगे तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये सभी एक जगह रखने पड़ेंगे आपको। जबकि एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि एक स्पेशल यूनिक आईडी है जिसमें कोई भी चीज़ कभी कॉमन मैच नहीं करेगी किसी से भी, है ना, इंडिविजुअल सबका अलग अलग आएगा। एटॉमिक वेट सेम हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा एक ही तत्व का, है ना। जैसे ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है। समस्थानिक होना अलग चीज़ है ना, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं H1 H2 H3, तो वो अलग चीज़ है, वहाँ पर हाइड्रोजन ही हैं वो सारे, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, जबकि एटॉमिक वेट सेम रहते हैं सबके। मान लो आर्गन हुआ है, पोटेशियम हुआ और कैल्शियम हुआ, अब सबका नाम अलग अलग है लेकिन एटॉमिक वेट सबके 40 हैं। तो अगर ऐसे रखना पड़ा आपको तो फिर आपको इन तीनों को एक ही जगह रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे संशोधनों में बड़ी मदद मिली इस सिद्धांत के आने से, है ना। ये जो खोज हुई परमाणु क्रमांक की जो जानकारी की मोज़ले ने, उसके बाद से इन चीज़ों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। तो मोज़ले ने जो चीज़ें आगे अध्ययन किया उनके बारे में लिखा वो समझते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा नाभिक के धनावेश को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मेंडलीव की
प्रारंभिक आवर्त सारणी के अनेक दोष दूर हो जाते हैं। इस आधार पर मेंडलीव द्वारा प्रतिपादित आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया। अब देखो नया आ गया टेबल, यहाँ से कंसेप्ट चेंज हो गया। अभी तक जो भी आप समझ रहे थे वो सब परमाणु भार के बेस पे था। यहाँ लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन बेस है आपकी परमाणु क्रमांक पर। क्या लिखा है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यहीं से चेंज आ गया है आवर्त सारणी में। अच्छा, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। तो आवर्त सारणी के लक्षण क्या है, इसको समझते हैं। आवर्त सारणी में दो चीज़ें बताई गई हैं प्रमुख, एक है आवर्त और दूसरा है वर्ग। ठीक है, 7 आवर्त बनाए गए और 9 वर्ग बनाए गए या समूह भी कह सकते हैं। तो आवर्तों के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, आवर्त की क्या विशेषता है। आवर्त सारणी में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, आवर्त सारणी में आवर्तों की क्रम संख्या 1 से 7 तक होती है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन आता है इसके अंतर्गत, है ना। आवर्त 2 और 3 में 8-8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। तीसरे आवर्त के तत्वों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। ये सभी प्रारूपी तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखना है ना, ये वाले। चौथे और पांचवें आवर्त की अगर बात करें तो इनमें 18-18 तत्व होते हैं, ध्यान रखना। ये जैसे आपको मैंने बताया है 2, 8, 18 वही वाला सिस्टम चलता है इसमें भी, है ना, आवर्तों में भी। तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं, इसलिए इनको दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे तथा सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, परंतु सातवें आवर्त में अभी तक केवल 15 ज्ञात तत्व हैं, बाकी सभी स्थान खाली है। और भविष्य में जैसे जैसे तत्व ज्ञात होते जाते हैं वैसे वैसे वो फिल होते जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो मान लो स्टैंडर्ड जो आवर्त सारणी आती है उसमें सभी तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक दीर्घ आवर्त में प्रथम 8 तत्वों को सामान्य तत्व तथा शेष तत्वों को जो 10 होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अति दीर्घ छठवें और सातवें आवर्त में 8 सामान्य तत्व तथा 10 संक्रमण तत्व तथा 14 अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। छठवीं आवर्त के अंतः संक्रमण तत्वों को लेंथेनाइड तथा सातवीं आवर्त सारणी के अंतः संक्रमण तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं, और ये आवर्त सारणी में अलग से दर्शाई जाती है। अब आती है पॉइंट नंबर 8। प्रत्येक आवर्त किसी क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से आरंभ होकर किसी अक्रिय गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि पर समाप्त हो जाता है। 9वां पॉइंट है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों जैसे धात्विक प्रकृति, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ऑक्साइड की प्रकृति आदि में परिवर्तन होते हैं। 10th पॉइंट है आपका, द्वितीय आवर्त के पहले 3 तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के दूसरे आवर्त के 7 तत्वों के साथ विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो ये आपको इसकी सहायता से समझ सकते हैं, जैसे ये डायग्राम के। तो इसमें दिखाया है आवर्त संख्या 2 और आवर्त संख्या के 3 के जो तत्व होंगे, पहले 3 है ना, पहले 4 से समझेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि विकर्ण पर तिरछे तिरछे की ओर में आपस में ये भी अपने साथ में एक जैसे गुणों को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें विकर्ण संबंध कहा जाता है। विकर्ण मतलब तिरछे पर है। तत्वों का आवर्त में विद्युत धनात्मकता गुण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ घटता है। धात्विक गुण की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 12, आवर्त में धात्विक गुण परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ घटता है। पॉइंट नंबर 13, संयोजकता की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के अनुसार तत्वों की संयोजकता पहले वर्ग से 1 से 4 तक बढ़ती है तथा उसके उपरांत 4 से 1 तक घटती है। ठीक है, ये
इस तरीके से संयोजकता। पॉइंट नंबर 14 की अगर बात करें, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण। आवर्त में ऑक्साइडों का क्षारीय गुण परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ये क्षारीय गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है ना। 15 पॉइंट नंबर को अगर समझें तो परमाणु त्रिज्या की बात की गई है इसमें। प्रत्येक आवर्त में पहले वर्ग से 7वें वर्ग की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान क्रमानुसार घटता है। जैसे जैसे पहले से 7वें की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। ये आपको परमाणु त्रिज्या लिखी है नीचे, ठीक है। बाएं से दाएं चलने पर, पॉइंट नंबर 16, ये बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का घनत्व, क्वथनांक, गलनांक क्रमानुसार बढ़ता है तथा मध्य तत्व पर सबसे अधिक हो जाता है, परंतु आगे चलने पर घटता है। यानी अप एंड डाउन वाला है ना, बीच शुरू से बढ़ेगा बीच तक और फिर डाउन आ जाएगा, इस तरीके से चलेगा ऐसे करके, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट। अब बात आती है, ये तो थी आवर्तों की बात, अब बात आती है वर्गों की। तो 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक वर्ग की वर्ग संख्या अपनी विशिष्ट संयोजकता को प्रकट करती है। जैसे 0 वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0, 1 वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 तथा 3 वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी एक वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक वर्ग में नीचे के तत्वों का परमाणु भार ऊपर के तत्वों के परमाणु भार से अधिक होता है। पॉइंट नंबर 5, 0 तथा 8वें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों उपवर्गों में विभाजित किया गया है, मतलब इनको ए और बी वर्ग में उपवर्ग में बांट दिया गया ना। पॉइंट नंबर 6, एक ही वर्ग में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम के साथ तत्वों के गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 7, विभिन्न समूहों में उपस्थित सामान्य संक्रमण दुर्बल मृदा तथा एक्टिनाइड हो सकते हैं। आधुनिक प्रणाली में जो बी ग्रुप है, उपवर्ग है, भारी धातुओं की तत्वमण संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और उपवर्ग ए ये हल्की धातु अथवा अधातु यानी सामान्य तत्व कहलाती हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता, तो इसका क्या यूज़ है, हालांकि डिटेल में लिख रखा है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। पहला, तत्वों के वर्गीकरण में आसानी होना है ना। हमारे पास वर्तमान में 118 कुल तत्व ज्ञात हैं। अगर हमें इनका सभी का डिटेल यानी पूरा विस्तारित अध्ययन करना हो तो वो काफ़ी कठिन हो सकता है, हर किसी के बारे में अलग से जानकारियाँ रखना। इसलिए इन्हें ग्रुपों में बांट दिया है तो वो उनका थोड़ा सा अध्ययन ईजी हो जाता है। परमाणु भार का आकलन करना आसान होता है। परमाणु भार जो होता है वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता से। संदेहास्पद परमाणु भारों का सही निर्धारण किया जा सकता है। नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिलती है। जो स्थान खाली है तो मान लो उनसे एक आइडिया मिलता है कि इस स्थान पर जो तत्व आएगा उसके गुण कैसे होंगे, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, वो किन के साथ अपने गुणों की समानता को प्रदर्शित करेगा, किन से विपरीत गुणों को रखेगा, है ना। ऐसी जानकारियाँ मिलती, तो इससे क्या होता है, हमें नए तत्वों की खोज करने में आसानी रहती है। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे मैंने अभी बताया, एक वर्गों का विस्तार जैसे जैसे बढ़ता गया है और जानकारियाँ जैसे जैसे हमारे पास बढ़ती गई हैं उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन होता रहता है आवर्त सारणी में। अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधुनिकतम रूप दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। यह आवर्त सारणी जो है वो बोरबरी की योजना पर आधारित है। और बोरबरी की योजना क्या होती है इसको समझते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का SPDF में कोष और उपकोष में वितरण करके तब तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का एक मेथड बताता है ना, जो आप वाउ से एक सीखते हैं उसी तरीके का। तो इसमें क्या होता है, आपके कोष के उपकोष हैं SPDF, उसमें सारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको बताए जाएंगे और इनके आधार पर अत्याधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया।
आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं, शॉर्ट में यहाँ पे हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाएगा और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें वर्ग कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक आवर्त को चाहे वह लघु हो अथवा दीर्घ एक ही रेखा में रखा जाएगा, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी में की भांति उसे प्रथम या द्वितीय उपश्रेणियों में नहीं बांटा गया है। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक आवर्त में उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन के अनुसार तत्वों के उपग्रहों में निम्नलिखित क्रम में रखा जाएगा। जैसे एस उपकोष जो है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए में आ जाएंगे, पी उपकोष थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और जीरो में आ जाएंगे, और डी उपकोष थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी और फर्स्ट बी, सेकंड बी। इनमें ए और बी नहीं लगा है ना, तो ये एट्थ बी हैं सारे, शून्य वगैरह सब कुछ। सेवन्थ ए इधर आ गया, सेवन्थ बी इधर है, ये आपका सेवन्थ है, ये सेवन्थ बी। इनमें एक एट्थ ए और एट्थ बी दोनों हैं, ठीक है। इसमें वो नहीं आएगा एट्थ वाला कॉलम। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों तथा ब्लॉकों में स्पष्ट विभाजित किया गया है, इन्हें SPDF कहते हैं। जो पूरी टेबल आएगी, ये भी टेबल समझते हैं जैसे ये है। तो इसमें देखो, पहले ये जो 2 लाइनें ये S ब्लॉक कहलाती हैं, इधर वाला हिस्सा पूरा P ब्लॉक कहलाता है, ये बीच वाला जो है ये D ब्लॉक कहलाता है, और नीचे जो 2 एक्टिनाइड और लेंथेनाइड ये F ब्लॉक कहलाती हैं। इसको ऐसे करके पूरा डिवीज़न है ना। और देखो ऊपर से अगर आप यहाँ पे दीर्घाकार आवर्त सारणी समझें तो ये सभी सब ग्रुप्स टोटल बना के लिखे हुए हैं 1 से 18 तक, ठीक है। जिसमें देखो अभी जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ए सेकंड ए की, तो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए एस ब्लॉक के अंदर आ गए। अब देखो थर्ड बी से लेके यहाँ पे बी सेकंड के बाद थर्ड ए नहीं लिखा है, थर्ड ए इधर है, ठीक है। थर्ड ए इधर है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, ये सारे इधर हैं। और बीच में ये आपके थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये बीच में आ गए सारे आपके, इस तरीके से लिखे हुए। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आप जानते हो नीचे आता है। तो इस तरीके से ये दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 में इस सारणी में धात्वीय एवं अधात्वीय तत्वों को, संक्रमण तत्वों को तथा अक्रिय तत्वों को स्पष्ट देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, हाइड्रोजन के अनेक गुण वर्ग फर्स्ट ए के तत्वों के साथ तथा अनेक गुण वर्ग सेवन्थ ए के तत्वों के साथ मिलते हैं, इसलिए दोनों स्थानों पर रखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस टेबल में देख रहे हो, एक सेकंड, ये हाइड्रोजन 2 जगह है, क्योंकि इसके जो क्वालिटी है 2 तरीके से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और क्लास फुल जो इसकी होती है वो होती है 2 पर, है ना। अब फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग अगर समझें तो फर्स्ट ए कहता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत वो तत्व आते हैं जिनकी पहली S उपकोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब अगर SPDF में हाइड्रोजन का वितरण करेंगे तो 1s1 हो गया, तो ये यहाँ पे समानता हो गई। अच्छा, जबकि सेवन्थ ए ग्रुप जो है यानी 17 नंबर वाला, ये क्या कहता है कि इस वर्ग में वो तत्व आ सकते हैं जिनकी आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अगर मान लो हाइड्रोजन की सेल कंप्लीट होगी 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो कमी कितने की है फिर 1 की। जैसे फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनमें 1 की कमी रहती है। तो इस हिसाब से ये दोनों जगहों पर गुणों की समानता को दर्शाता है, पहले और 7वें वर्ग में, ठीक है। इस हिसाब से इसे दोनों जगह रखा गया, ठीक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।